जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको जियोग्राफी बताएंगे जो क्लास 8 की एनसीईआरटी चैप्टर। आज चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे उद्योग के बारे में। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? उद्योग के बारे में। पूरे चैप्टर में दिया हुआ उद्योग क्या है, इनके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। ठीक, ओके, आइए हम समझते हैं उद्योग जो है। उद्योग पहले हम समझते हैं उद्योग क्या है। उद्योग के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए, क्योंकि उद्योग जब होता है हम लोग समझते हैं, जब ये हम लोग को कोई भी वस्तु जब हमारे पास पहुंचती है तो बहुत प्रोसेसिंग होता रहता है। जैसे प्राथमिक सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, थर्ड सोर्स, मतलब कई सोर्सें जो होती हैं, तो तब जाकर ये उद्योग तक पहुंचता है। 3 स्तर पर उद्योग तक पहुंचता है, दूसरे स्तर तक, और तीसरा स्तर तक हम लोगों तक पहुंचता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जैसे हम अपनी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किताब को ही ले लेते हैं। जब ये किताब जब बनती है हम लोगों के पास, देखते हैं ये एक कई प्रोसेस होता है इसका। पेड़ की कटाई होती है, कटाई के बाद पेड़ से उसमें मतलब मशीनीकरण होता है, धीरे धीरे बनता है। वहाँ से बनने के बाद तब वहाँ से फिर जाकर प्रिंटिंग प्रेस में जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस में सब छपाई होगी किताबों की। छपाई होने के बाद तब जाकर इसको हमारे पास पहुंचता है। तो कई प्रोसेस होता है। और ये उद्योग जो होता है ये काफ़ी एक प्रकार से कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियां, मतलब कह सकते हैं आर्थिक विकास के लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि हम समझते हैं जिस प्रदेशों में देखते हैं, जिस भी प्रदेशों में आप लगा रहेगा तो वहाँ आप देखेंगे कि यार काफ़ी डेवलप रहेगा, वो काफ़ी विकास किया रहता है वहाँ पर। तो आइए हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। तो समझते हैं क्या उद्योग का संबंध। उद्योग का संबंध के बारे में जानेंगे। इसका क्या संबंध? आर्थिक गतिविधियों से है। मतलब इसका संबंध जो उद्योग का संबंध कहे ना, कि ये आर्थिक गतिविधि आपकी नहीं काफी सही हो जाती है। जैसे गवर्नमेंट की, वैसे भी व्यक्ति को जो रहते हैं, जो काम करने वाले रहते हैं, उस क्षेत्र कह रहा है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो वस्तुओं का उत्पाद, खनिजों का निष्कासन करता है, और अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। कह सकते हैं ये आर्थिक विकास के लिए काफी अच्छा है। औद्योगिकरण होना चाहिए। मगर ये जब कहते हैं कि ज्यादा अगर हो जाता है, बड़े पैमाने पे अब होने लगता है, जब ये पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते हैं लोग, कंपनी वाले ये सब लोग, तो ये काफी दिक्कत होने लगता है। तो वही कह रहा है कि जब समझते हैं ये हमारे आर्थिक विकास के लिए काफी मददगार है, क्योंकि हमारे यहाँ से जितने सामान बनेंगे अगर विदेश में बेचे जाएं, ये सब होने लगे तो अच्छा हो जाएगा, हम लोगों की स्थिति काफी सही हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है जो वस्तुओं का उत्पाद और खनिजों के निष्कासन, मतलब उस वस्तुओं का उत्पाद कर रहे हैं, प्रोडक्शन निकल रहा है, और खनिजों का भी निकाला जा रहा है। खनिज मतलब जैसे हम जमीन में पाते हैं, खुदाई के होते हैं, कोयला होता है, आयरन होते हैं, गैसें होती हैं, ये सब मतलब एक प्रकार से पाया जाता है। ये इसका एक संबंध होता है। ठीक है, इसके एक आर्थिक विकास के लिए काफी बढ़िया होता है। तो आइए हम इसमें समझते हैं। पहले दूसरा में, ये वाले में, उद्योग का वर्गीकरण। अब हम उद्योग मतलब हम समझ लिए उद्योग से क्या होता है। उद्योग से हमारी आर्थिक स्थिति काफी सही हो जाएगी, और काफी जगह जगह काफी विकास हो जाएगा, लोग काम करने लगेंगे, लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा। ये तो हम समझें। अब चलते हम देखते हैं उद्योग का वर्गीकरण कितने प्रकार में बांटा गया है, ये समझते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं उद्योग का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं हम। कच्चा माल और आकार स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। कच्चे माल के भी आधार पर किया जाता है और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। स्वामित्व मतलब समझते हैं निजी स्वामित्व में है कि क्या संयुक्त, मतलब सभी के समूह में है, तो ये सब समझना पड़ेगा। ठीक है, और यही कह रहे हैं स्वामित्व के आधार पर आकार की स्थिति पर समझना पड़ेगा। 3 प्रकार में समझना है। कच्चा माल, अब कच्चे माल के उपयोग के आधार पर हम सब उद्योग का कृषि, खनिज
आधारित, समुद्र आधारित उद्योग होते हैं और वन आधारित उद्योग होते हैं। ठीक, इसमें क्या हम समझें, इसमें हम ये समझे उद्योग का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल हो गया, ये कच्चा माल हो गया, और आकार के हिसाब से हम देखते हैं कच्चे माल की व्यवस्थाएं कहाँ से हो रही, कैसे होती हैं, इनके बारे में देखें। और आकार, उद्योग का आकार कितना बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, एकदम छोटा है, उसके आकार पे हम समझ सकते हैं। ये तो मान लीजिए ऐसे लगा देते हैं, हम समझ में आएगा। और स्वामित्व के आधार पर, निजी स्वामित्व में है कि सरकार के मतलब कार्यभार संभाल है, सरकार के स्वामित्व में है, तो ये स्वामित्व के आधार पर किया जाता है, ये 3 आधार पर किया जाता है। अब हम समझते हैं कच्चे माल के बारे में, इसको समझेंगे। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग जो है हम बांट सकते हैं किसमें, जैसे हम समझते हैं उद्योग, कृषि उद्योग हो जाता है, खनिज उद्योग आधारित उद्योग हो जाएगा, समुद्र आधारित उद्योग हो जाएगा, और वन आधारित उद्योग हो जाएगा। हम लगाते चल रहे हैं, देखना ये कृषि आधारित और खनिज आधारित 4 प्रकार के उद्योगों को हम समझेंगे इसमें। ठीक है, जैसे कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं, खनिज आधारित उद्योग क्या होते हैं, समुद्र आधारित उद्योग क्या होते हैं, और वन आधारित उद्योग क्या होते हैं। अब इसमें हम समझेंगे पहले कृषि आधारित उद्योग के बारे में। कृषि आधारित उद्योग ये उद्योग होते हैं जैसे हम जैसे किसान से कोई भी चीज जैसे हम ले लिए, जैसे मान लीजिए हमसे गेहूं ही ले लिए, दाल ले लिए, चना ले लिए, कुछ भी ले लिए। अगर हम उसको मान लीजिए गेहूं ले लिए, अब उसको हम लेके गए किसान से ले लिए, अब तब उसको उद्योग में लेके जाएंगे, कंपनी में लेके जाएंगे, मतलब मशीन लगा रहेगा, तो वहां ले जाने के बाद उसको क्या करेंगे, उसको हम क्या काम करेंगे, उसको मशीनीकरण करेंगे, मशीनीकरण करके उसको हम आटा बना देंगे, मैदा बना देंगे। उसके बाद ये सब बनाने के बाद हम उसको कुछ और चीजों में परिवर्तित करेंगे, कुछ बिस्किट बना देंगे कृषि आधारित उद्योग में, और उसके बाद हम बिस्कुट बना देंगे, पावरोटी बना देंगे, अदर चीजें बना देंगे। ये क्या कह रहा है, ये कृषि आधारित उद्योग हो गया। अब ये कृषि आधारित उद्योग हो गया ये, ठीक है। इसमें इतने प्रकार की ये सब चीज को नवीकरण करना, मतलब लेकर उससे कुछ अलग बनाकर उसको मार्केट में बेचना, कृषि आधारित उद्योग हो गया। ठीक, इतना समझ में आया आपको। अब ये हम समझते हैं खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में हम समझेंगे इसमें क्या होते हैं, जैसे कि खनिज आधारित उद्योग वह उद्योग होते हैं जो जैसे हम समझते हैं पृथ्वी के अंदर बहुत से मतलब अलग अलग चीजें, धातु जगह जगह हैं। कोई धातु जैसे सोना, चांदी और आयरन, ये आयरन हो गया, और उसके बाद कोयला हो गया, ये सब अदर चीजें लेकर हम उसको एक नया रूप दे देते हैं। नया रूप जब दे देते हैं, पेट्रोलियम हो गया, तो इसका एक नया रूप देने का मतलब ये है, तो उसमें मशीनीकरण हो जाएगा, तब इसमें क्या होगा, खनिज आधारित उद्योग बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा। मतलब मशीन में ले जाके कुछ नया करना, कुछ चेंजिंग करना, उसको क्या कहेंगे, वह खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा। और वही हम समझेंगे समुद्र आधारित उद्योग के बारे में। हम समुद्र आधारित उद्योग के बारे में समझें। अब समुद्र आधारित उद्योग ये उद्योग होते हैं जो समुद्र के नीचे से कुछ खनिजे जैसे होते हैं, कुछ मछली होती हैं जो हम लोग को खाने के लिए हो जाती है, जैसे कि और चीजें हो जाती हैं, पेट्रोलियम निकाले जाते हैं वहां से, यूरेनियम, ये सब जो पदार्थ पाए जाते हैं, उसको ले जाके मशीनीकरण, इतना समझना, उसको ले जाके मशीनीकरण करना ही वह उद्योग कहलाएगा। तो ये समुद्री उद्योग हो जाएगा। ठीक, अब ये वन आधारित उद्योग में तो हम बताएं आपको, इसमें वन आधारित उद्योग ये उद्योग होते, जैसे पेड़ों को काटा जाता है, काट कर उसको मशीन में लेके, मतलब मशीनीकरण करने के लिए वह एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसको मतलब पेड़ों को काट कर उसके बाद पल्ली निकाल लिया जाता है, कुछ फर्नीचर के काम में आ जाते हैं, कुछ
घर के बेड वोड के लिए अदर अदर चीज़ें, किताबें बन जाती हैं, तो कई प्रोसेसिंग होता है इसका, तब जाकर ये सब बनता है। तो ये कौन हो जाएगा, वन आधारित उद्योग हो जाएगा, ये वन आधारित उद्योग हो जाएगा। ये उद्योग आपके बारे में बता दिए, ये हम बता दिए कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग बता दिए, समुद्र आधारित उद्योग बता दिए, वन आधारित उद्योग बता दिए। ठीक, ये समझ में आया आपको। अब हम आइए हम समझेंगे आकार के आधार पर उद्योग। हम इसमें क्या जानेंगे, आकार के आधार पर उद्योग के बारे में। इसमें हम समझेंगे क्या, उद्योग के आकार के तात्पर्य मतलब उद्योग से हम समझेंगे, इसमें उद्योग के आकार के तात्पर्य निवेश की गई पूंजी राशि, नियोजित लोगों की संख्या, उत्पाद की मात्रा से है। इसका क्या मतलब हो जाता है, इसका मतलब ये होता है जैसे कि किसी भी उद्योग को लगाने के पहले उसमें हम कब कैसे समझ सकते हैं छोटा उद्योग बड़ा उद्योग है। जैसे कि हम समझते हैं कि यहाँ से मान लीजिए कि इसको हम समझ लीजिए छोटा उद्योग है। अब ये छोटा उद्योग है, मान लीजिए ये छोटा है और ये क्या है, बहुत बड़ा है। तो अब हम समझेंगे इसमें जो बड़ा उद्योग है इसमें क्या 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 जरूरत ज्यादा पड़ जाएगी, इसमें पूंजी पैसे की जरूरत ज़्यादा पड़ जाएगी। और हम समझेंगे पैसा हो गया, उसके बाद यहाँ श्रम श्रम मतलब मेहनत, मजदूरों की जरूरत हो जाएगी, और संसाधन कच्चे माल की जरूरत हो जाएगी। ये तीन चीज़ें अधिक ये अगर रहेगा तो बड़ा उद्योग हो जाएगा। जैसे जिसके पास जितना है वो बड़ा हो जाएगा, जितना कम है वो छोटा उद्योग बनाया जाएगा। ठीक, ये लागत के अनुसार, ये छोटा उद्योग है तो इनमें कम आदमी लगेंगे, और ये बड़ा है ये इसमें ज़्यादा लगेंगे। ठीक, तो वही कह रहा है पूंजी के आधार पे और संख्या के आधार पर, उत्पाद के आधार पर कितना उसमें निकल रहा है, मतलब कच्चा माल मिलेगा तभी ना उसमें ज्यादा उत्पाद भी बढ़िया निकलेगा। अगर बड़े उद्योग रहेगा तो उत्पाद भी ज्यादा होगा, उसमें काफी प्रॉफिट भी होगी। और जब छोटा उद्योग रहे, कम मशीनीकरण होता है, छोटे छोटे मशीन लगाए रहते हैं। अब बड़ी उद्योग बड़े बड़े मशीन लगे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं, और कहीं कहीं मशीनें देखें तो अपने से आदमी की भी अब जरूरत नहीं हो जाता है, सब मशीनें काम कर लेती हैं। तो वही कहने का मतलब है कि ये तीन चीजें जरूरी होती है। क्या क्या जरूरी होती है, पूंजी जरूरी होती है, और श्रम जो हेल्पर मजदूर होते हैं उनको भी जरूरत हो, और माल की जरूरत होती है। माल मतलब वो और तो आवश्यकता पड़ती है, मगर मेन आवश्यकताएं ये हैं। और तो पानी, बिजली और रास्ता, मतलब कह सकते हैं कि जब उद्योग लगाते हैं तो रेलवे लाइन की भी जरूरत होनी चाहिए होती है। और उसके बाद अगर नहीं है तो समुद्र के किनारे रहता है तो वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम सब होने लगता है। तो वही ये सब मूलभूत उसकी सुविधाएं जरूरी हैं। ठीक, आइए हम समझेंगे। अब ये दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है हम समझेंगे। इसमें आकार के आधार पर दिया है कुटीर उद्योग, ये हो गया। ये कुटीर उद्योग क्या होता है, कुटीर उद्योग जो होते हैं ये छोटे उद्योग होते हैं। छोटे उद्योग मतलब कह सकते हैं हम, कुटीर उद्योग मतलब समझेंगे ये छोटे छोटे उद्योग है। मतलब उद्योग मतलब ये कि जैसे हम रास्ते में चलते रहते हैं, देखते हैं ना कि कहीं कुछ बिन रहे हैं, क्या क्या कहते हैं, टोकरी बिन रहे हैं, कुछ घर में कुछ बना दिए, छोटा मोटा चीज बना लिए, छोटा मशीन रखे हैं घर में, अपने परिवार के साथ में ही कर रहे हैं मिलके। हस्तकला मतलब कुछ भी कलाएं हो सकती है, जैसे सूती कपड़ा उद्योग बनाना है, छोटा छोटा बना के घर पे बना के उसको करते थे, रेशम के कीड़े के अनुसार वो करवा के धागा होगा बना के, तो उसको ले जाके फिर तो इसको ये कुटीर उद्योग इसे कहेंगे। कुटीर उद्योग से फिर चला जाएगा, ये सामान उठाकर इसमें दिया जाएगा। ये छोटे छोटे उद्योग हैं, मगर ये कुछ आवश्यकताएं के अनुसार बना रहे हैं। कुछ अपने सामान जो होते हैं लघु आकार के उद्योग जो होते हैं, इनसे कुटीर उद्योग से थोड़े से बड़े उद्योग होते हैं। तो ये उद्योग जो होते हैं इनसे बड़े मशीनें रखते हैं, मतलब जैसे कह सकते हैं इनका थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं हिसाब से रहता है, 10-20 वर्कर करते रहेंगे। ये लघु उद्योग में आ जाते हैं। लघु उद्योग में इनमें छोटा आवश्यकताएं पड़ती हैं, छोटा मतलब कम माल की जरूरत होती है, कम पूंजी लगाई जाती है। तो ये क्या होते हैं, छोटा लघु उद्योग हो जाते हैं। बृहद उद्योग, ये जो उद्योग होते हैं
ये उद्योग होते हैं, ये बहुत बड़े उद्योग होते हैं, जैसे कि इसमें हो सकते हैं 2-4 हज़ार 10,000 वर्कर काम करते हों, व्यक्ति काम करते हों उसमें। ये बड़े बड़े, और इसमें पूंजी काफ़ी लगती है, ज़्यादा पूंजी लगती है। ये सब बृहत उद्योग होते हैं कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम समझते हैं इसमें स्वामित्व के आधार पर। हम स्वामित्व के आधार पर समझेंगे कौन कौन चीज़ें जो फैक्ट्रियाँ हैं इसमें कौन कौन स्वामित्व के आधार पर, मतलब किसके कौन मालिकाना हक होता है, कौन कौन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक, आइए। स्वामित्व के आधार पर उद्योग, पहले हम समझेंगे क्या, स्वामित्व के आधार पर उद्योग के बारे में समझेंगे। ये वाला चला है तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग को निजी उद्योग क्षेत्र में और राज्य स्वामित्व के आधार पर और तथा सार्वजनिक क्षेत्र के आधार पर और संयुक्त क्षेत्र के आधार पर और सहकारी क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। किस किस चीज क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है? निजी क्षेत्र राज्य स्वामित्व के आधार पर और सार्वजनिक क्षेत्र के आधार पर उद्योग को बांटा गया है, और संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र जो होते हैं। इसका मतलब हम ये समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, हम समझेंगे। ठीक, ये निजी क्षेत्र का क्या मतलब होता है? इन निजी क्षेत्र के उद्योग जो होते हैं इसमें जो मालिकाना हक होता है किसी एक व्यक्ति को होता है। निजी क्षेत्र का मतलब एक व्यक्ति का होगा। एक व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि बस एक ही एक व्यक्ति, जरूरी नहीं है। वहाँ जैसे हम आप या कोई व्यक्ति हुआ, हम जैसे 2-3 लोग मिलकर कुछ उद्योग या कुछ बिजनेस कर लिए, कुछ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, निजी तो होगा मगर इसमें 2-3 लोग को समूह बनाकर होता है। तो ये निजी, इसमें सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वह निजी क्षेत्र का उद्योग माना जाता है, निजी क्षेत्र का। और वही हम समझेंगे इसमें राज्य स्वामित्व के आधार पर। राज्य के स्वामित्व के आधार पर हम समझेंगे, इसमें क्या समझेंगे, राज्य स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग होते हैं यह उद्योग सरकार के सर्वे सर्वा होती है। इसमें सरकार जो होती है इसमें सर्वे सर्वा मतलब ये होता है सरकार का ही कानून चलेगा, सरकार के अनुसार काम करना पड़ेगा। इसमें कोई व्यक्ति जो होते हैं, इसमें कोई व्यक्ति ज़्यादा मतलब वो नहीं कर सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये राज्य स्वामित्व के आधार पर होता है, ये उद्योग होता है। हम समझेंगे सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक जो होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र जो उद्योग होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग जो होता है, इसमें क्या होता है, सार्वजनिक मतलब इसमें क्या सकते हैं, सरकार का तो हस्तक्षेप कर सकती है मगर इसमें समूह व्यक्ति सभी का एक वो होता है, इसमें कह सकते हैं कि हस्तक्षेप कर सकते हैं। बस सार्वजनिक है ना, सभी का होता है, इसमें सभी एक प्रकार से कह सकते हैं, कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग जो होता है ये मतलब क्या बोलते हैं, इसमें सरकार रहती है और के बाद इसमें जो पब्लिक रहती है उसकी भी एक हिस्सेदारी होती है। इस सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब यही होता है। और संयुक्त क्षेत्र का मतलब ये होता है, संयुक्त क्षेत्र का मतलब ये होता है जैसे कि हम समझ सकते हैं ये सभी का मिश्रण, संयुक्त मतलब सभी का संयुक्त, जैसे उसमें निजी क्षेत्र भी आ जाएगा, राज्य स्वामित्व भी क्षेत्र आ जाएगा और उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र भी आ जाएगा संयुक्त क्षेत्र में। ठीक है, ये संयुक्त क्षेत्र है। अब ये समझेंगे सहकारी क्या होता है, हम आप समझेंगे सहकारी जो होती है, सहकारी जब होता है, सहकारी का मतलब ये होता है जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं इसमें क्या लोग, इसमें मालिकाना हक किसका होता है, एक समूह को होता है। जैसे हम समूह बना के रहते हैं और ये सहकारी जो होते हैं एक समिति जैसे बनाई जाती है, तो वहीं में सब मिलकर काम करेंगे और जो प्रॉफिट होगा सब मिलकर बांटेंगे, इसीलिए कहते हैं सहकारी। जैसे आनंद क्या कहते हैं, आनंद मिलके होते हैं,
यूनियन लिमिटेड हैं। तो ये सब जो है सहकारी है, एक समूह के तौर पे काम करते हैं सहकारी क्षेत्र में। ठीक है, इतना समझ में आया। उद्योग की अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारक। अब भाई उद्योग जो होते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक वही हो सकते हैं, जैसे कि हम समझते हैं कि इनका वो मतलब ये क्या कहते हैं, इसका कच्चा माल माल सही समय पे मिलना चाहिए, जगह मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, और ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ये सब इनको प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक यही सब हो सकते हैं। मान लीजिए पूंजी हो सकती है, और ये हेल्पर जो होते हैं, मजदूर होते हैं, ये हो सकता है। तो ये सब हो सकता है इसका। ठीक, उद्योग को यही प्रभावित कर सकते हैं, प्रभावित करने वाले कारक ये हो गया। अब हम समझेंगे औद्योगिक प्रदेश के बारे में। औद्योगिक प्रदेश के बारे में हम समझेंगे, इसमें कहाँ कौन है। औद्योगिक का विकास, उद्योग का विकास जो है, विकास होता है, कई तरह के उद्योग एक दूसरे से निकट होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, अगर उद्योगों का विकास जब होगा, विकास होगा तो एक जगह, मतलब कह सकते हैं एक जगह होना चाहिए। मतलब फैक्ट्रियां जब अगर लगे तो एक ही जगह लगे। मतलब जैसे हमारे गांव में एक गांव बसा हुआ है, कैसे सब लोग जगह जगह एक ही जगह है, सब लोग जगह जगह हैं। इसमें क्या है कि गांव का एक समूह बोला जाएगा कि ये गांव है भैया, इस समूह है, एक मतलब कह सकते हैं कि दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैसे उद्योग का एक विकास अगर करना है, औद्योगिकरण का अगर विकास करना है, तो वह सघन मतलब जगह जगह नजदीक नजदीक सब जगह होना चाहिए। उससे क्या होगा, एक दूसरे से लाभ ले लेंगे। मतलब कोई भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अच्छा हो जाएगा, और अदर चीजें वो अच्छा हो जाती है। ठीक, इतना समझ में आया। इसका औद्योगिकरण का मतलब औद्योगिक प्रदेश का विकास कैसे करें। भारत के अनेक उद्योग प्रदेश हैं, जो जैसे मुंबई, पुणे है, बेंगलोर है, तमिलनाडु, हुगली आदि प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। ये सब जगह मतलब औद्योगिक क्षेत्र हैं। जैसे तमिलनाडु हो गया, हुगली नदी जो हमारे कोलकाता में है। तो ये सब जो होते हैं, ये सब औद्योगिकरण के है, मशीनें हैं, बड़ी बड़ी ये सब चलता है। ठीक, आइए हम समझेंगे औद्योगिक विपदा। हम औद्योगिक विपदा के बारे में इसमें समझेंगे। औद्योगिक विपदा का मतलब ये होता है कि जैसे कि यह भोपाल के बारे में दिया हुआ है। भोपाल त्रासदी आप लोग सुने होंगे। इसमें लगभग बहुत लोगों की मौत हो गई थी। 3 दिसंबर 1984 3 दिसंबर 1984 में लगभग 12:30 बजे के समय की बात है, रात में ऐसा हुआ था। 12:30 बजे की रात में घटना हुई थी। अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी मानी जा सकती है इसका, भोपाल की। ये पूरे विश्व को हिला कर रख दिए थे। मतलब ये भोपाल का कांड, इसमें बहुत लोगों ने मरे थे। ये जिसमें क्या था, किस चीज बनता था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। क्या है, यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड, ये कंपनी का नाम था, जिसमें कीटनाशक दवा बनाई जाती थी, कीटनाशक दवाएं बनाई जाती थी। कि में रिसाव हुआ था मिथाइन आइसोसाइड। ये बहुत ध्यान देना, ये क्वेश्चन बना सकता है कि कौन सी गैसी थी, मिथाइन आइसोसाइड थी। मिथाइन आइसोसाइनाइट थी, सॉरी, मिथाइन आइसोसाइनाइट
आइसोसानाइट थी। ये गैसें जो होती है बहुत खतरनाक गैसें थी। इसमें जो है सांस लेने की क्षमताएं जो होती है एकदम फेफड़ा जो होता है एकदम खराब कर देता है। इसीलिए हम इसके एक कहानी उसमें पढ़े हैं, जैसे दिया हुआ है कि जैसे ये 12:30 बजे की रात की बात है। यहाँ जो है रात के समय सभी लोग सो रहे थे। अगर सो रहे हैं तो भाई किसी को उतना मालूम नहीं हो पड़ा था कि कब हुआ। अब उतने पे साला सब जगह फैल गया ये पूरा। तो धीरे 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 करके लोग मरने लगे, भागने लगे। और आज भी हम कह सकते हैं कि आज भी वहां से जो बचे हुए हैं आंख कहीं खो दिए हैं, कहीं बीमार पड़े हैं, कहीं एक अंग काम नहीं कर रहा है, वहां जो बोरवेल है पानी का हैंडपंप लगाया गया है उसमें पेंट करके लिख दिया गया है जैसे कि यहाँ से पानी पीना नहीं है, क्योंकि वहां मतलब कह सकते हैं पृथ्वी के नीचे तक उसका घुल गया है, मतलब भूमि जल में भी मिल गया था, इतना ज्यादा वो था, जान लीजिए। तो यही था मिथाइन आइसोसाइनाइट जो गैसें थी इसी के कारण ऐसा हुआ था। ये क्वेश्चन बना सकता है। आइए हम समझेंगे लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग, लोहा एल्युमिनियम, लोहा जो है एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है। लोहा में जब कह सकते हैं लोहा में एल्युमिनियम, निकल, तांबा, अगर ये सब मिलाकर मिश्रित धातु बनाई जाती है। मिश्रित धातु मतलब ये होता है कि जब लोहा में अगर मिलाकर ये बनाया जाएगा तो लोहा जब बनाया जाता है तो लोहा मिलाकर बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, जंग नहीं लगती है, मूर्छा नहीं लगेगा, वो काफी हार्ड रहेगा, काफी बढ़िया चल जाएगा। तो इसीलिए उस सब में मिला के एल्युमिनियम, निकल और तांबा जैसी अन्य धातु को मिलाकर उसको अनेक अलग रूप दे दिया जाता है जो बहुत मजबूत और वो अच्छे होते हैं, माने जाते हैं। आधुनिक उद्योग का आधार जो है हम समझ सकते हैं लोहा का ही माना जाता है। आधुनिक उद्योग का मतलब ये होता है लोहा से हम सब बहुत चीज बनाते हैं। अब बताइए लोहा से क्या नहीं बन रहा है, इसमें बहुत कुछ बन रहा है, लगभग 99% लोहा का काम हो रहा है। गाड़ी बन रही है, साइकिल बनी है, कुछ भी वस्तुएं हो गई, कुछ भी प्रकार से काफी चीजें लोहा की बनी होती हैं। स्टैंड हो गया, अनेक अनेक दरवाजा हो गया, सब कुछ बनाया जाता है लोहा का। काफी हद तक कह सकते हैं कि 95% लोहा का इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं, लोहा का आधुनिक उद्योग का आधार जो है लोहा को माना जाता है, लोहा को माना जाता है, एक आधार होता है। तो आइए हम समझेंगे, यहाँ समझेंगे 1800 ईस्वी तक इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल विद्युत और बहता जल हो। मतलब कह सकते हैं कि कच्चा माल हो, विद्युत हो, जल हो, ये सब देखते थे पहले 1800 तक के लोग। जब 1800 ईस्वी में ये सब देखते थे, मगर वही आगे चल के 1950 में इस्पात उद्योग समुद्र के निकट होने लगे, क्योंकि हम आप मतलब लोग समझने लगे कि जब पहले 1800 ईस्वी के पहले जब था, 1800 ईस्वी तक था, तो वहाँ दूर दूर लगाए जाते। क्यों लगाए जाते थे, जैसे जहाँ खनिज हो, जैसे कि लोहा निकल रहा है, जैसे लोहा अगर निकल रहा है वहाँ से कच्चे माल मिल रहे हैं तो वहाँ बनाया जाता था। और पानी का, बिजली का व्यवस्था हो, अगर कच्चा माल मिल रहा है तो वहाँ फैक्ट्री बना दी जाती थी। अब ये नहीं देखते थे निकालना हमें माल कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा। तब ये होता था कि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, गाड़ियाँ कुछ होती थी, कुछ बैलगाड़ी, कुछ सुविधाएं 1800 पहले। फिर बाद में ट्रेन चालू हो गया, ट्रेन से और बढ़िया होने लगा, चलने लगा, धीरे धीरे सब जाने लगा। तो यही जब लोग कुछ जागरूक हुए तो क्या करने लगे, ये 1950 में जब जागरूक लोग हुए तब यहाँ से समुद्र के
निकट जो है ये उद्योग बनाने लगे। जब बनाने लगे तो यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बढ़िया होता था, जैसे माल यहाँ से लदे, कुछ विदेशों से सामान चले आए, अपना भी सामान आयात निर्यात होता रहता था। इसीलिए अब थोड़ा जानकार हो गए ये क्यों कहते हैं कि अदर अदर जगह कुछ और जगह फैक्ट्रियाँ नहीं लग रही हैं, क्यों नहीं आ रही। उसमें ये भी होता है कि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, अब कहीं कहीं सरकार भी जो होती है वो भी उतना बढ़ावा नहीं देती है। अगर सरकार बढ़ावा दे तो कंपनियां आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। टैक्स में छूट दीजिए उनको, समय समय पे सभी सुविधाएं दीजिए, वो आएंगे भाई, दो पैसा कमाना है, वो आएंगे क्यों नहीं, वो आएंगे। मगर ये क्या है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऐसा कर रही है जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम अपना पॉइंट पे समझते हैं। समुद्र के 1800 तक लोग जो थे वह फैक्ट्रियां जो लगाते थे वह किसी भी जगह लगा देते थे, जैसे अंदर लगा देते थे, कहीं भी अगर उनको कच्चा माल मिल रहा है, बिजली मिल रही, पानी मिल रहा है तो लगा देते थे 1800 तक के। और 1950 तक के तब ये लोग कुछ जागरूक हुए तो ये कह सकते हैं ये समुद्र के निकट लगाने लगे। ठीक है, इतना समझ में आया है आपको। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग केंद्र जैसे जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, और ये क्या लिखा है, बोकारो, ये चार राज्य में स्थित हैं। मतलब ये 4 राज्यों में स्थित हैं। कौन कौन है, भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सब स्थित हैं। अब जमशेदपुर के बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा जानकारी हम समझेंगे। जमशेद ये जो है ये बहुत पुराना उद्योग माना जाता है जमशेद टाटा का। ये कहते हैं कि जमशेद टाटा सर ने लगाए थे, जिसमें से ये कह सकते हैं 1947 के पहले जो है ये भारत का एकमात्र उद्योग, इस्पात उद्योग माना जाता था, जो 1900 कब लगाया गया था, लगभग 1907 ईस्वी में लगाया गया था। कितने में लगाया था, 1907 में। 1907 में लगाया गया था टाटा। 1907 में लगाया गया था, मगर ये 1947 तक ये अपने जो है मतलब सरकार अपने अंदर में ले ली थी। जमशेद देखते हैं, हम पढ़ते हैं तब। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक ही इस्पात कारखाना था, टाटा आयरन, जिसे हम क्या टिस्को भी कहते हैं। इसका एक नाम और है टिस्को, शॉर्ट नाम दे दिया गया है इसको, टिस्को ये होता है। अब इतना समझ में आया है। ये 1907 में इसकी स्थापना हुई, इसकी टाटा का स्थापना हुई 1907 में, और ये लगभग 1907 से 1947 तक ये निजी हाथों में था, मतलब जमशेद सर टाटा के हाथों में था। मगर 1947 से यह सरकार के हाथ में आ गया था। निजी हाथों से हटाकर सरकार अपने हाथों में ले ली थी इनकी पूरी जिम्मेदारी। तो इन्हें ये इस जगह जो होते हैं, इस जगह ऐसी जगह जमशेद टाटा बसाया गया था। वहाँ पे नदियों की पानी और के बाद वहाँ जंगल काफ़ी बढ़िया थे, वहाँ से कटिंग करके सब बनाया गया था। इसका पुराना नाम क्या था, साक्षी था। साक्षी नाम था। टाटा का क्या नाम था पहले, टिस्को का नाम पहले साक्षी था, उसके बाद इसको नाम बदलकर क्या रखा गया था, इसी बाद में क्या रख दिया गया, जमशेदपुर रख दिया गया। ठीक है, पहले क्या था इतना ध्यान देना, साक्षी था नाम इनका, बाद में बदलकर जमशेदपुर कर दिया गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 ईस्वी में हुई थी। और ये 1947 तक ये निजी हाथों में था। 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ, उसके बाद ये सरकार अपने हाथों में ले ली इसको। ये एकमात्र उद्योग माना जाता है।
यानी भारत का एकमात्र उद्योग आयरन उद्योग माना जाता है। ठीक, देखने के लिए धन्यवाद।